करंट, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों करंट की। व्हाट इज करंट? अभी तक हमने चार्ज पढ़ा, चार्ज को हमने रेस्ट पे रखा था। अगर चार्ज मूव करने लग जाए, एक लाइन लिखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि अगर करंट आई की बात करें तो dq बाई डी टी, dq बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि टाइम के साथ चार्ज कैसे फ्लो कर रहा है, दैट इज नोन एज करंट। दो तरह का होता है, दिस इज आई इंस्टेंटेनियस, dq बाई डी टी, और अगर आई एवरेज की बात करें तो कैसे लिखते हैं बच्चों? आई एवरेज कितना हो जाएगा? डेल्टा q डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। किसी इंटरवल में अगर पूछे तुम्हारा एवरेज करंट कितना है तो डेल्टा q डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। सबसे पहले बात बताओ करंट की, अगर बात करें करंट का यूनिट क्या होता है बच्चों? एम्पियर। ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? देखो वैसे तो ये ना तो वेक्टर है ना तो स्केलर है, लॉजिकली ये एक टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन हम इसको स्केलर मान के ही चलते हैं क्योंकि टेंसर क्वांटिटी अपने सिलेबस में है नहीं, तो हम उसके पीछे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, ठीक है। हेलो, एक मिनट, मैं क्लासत आसूंगा, अलग पिसत कॉल करिए अपने। ओके, हाँ भाई, स्केलर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि टेंसर क्वांटिटी अपने सिलेबस में है नहीं बच्चों। कभी ऐसा देखा है क्या इधर से 2 एम्पियर का करंट आया, इधर से 3 एम्पियर का करंट आया, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री था, तो इधर करंट कितना होगा? क्या डायरेक्ट हम 5 एम्पियर लिख दिया करते हैं या फिर रिजल्टेंट निकालते हैं अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा? ऐसा तो यूज नहीं करते हम। तो डायरेक्शन होता है, बिल्कुल करंट का डायरेक्शन होता है, लेकिन हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का बिल्कुल यूज नहीं करते हैं। तो ये बेसिकली टेंसर क्वांटिटी के कैटेगरी में जाता है, लेकिन हम मानते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी ही है। इसको हम नॉर्मली ऐड करते हैं, नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक है। तो हम स्केलर क्वांटिटी मान के ही चलेंगे। अब आया करंट, देखो निकालते कैसे हैं। देखो मान लो कोई कंडक्टर है, अब आ जाओ एक्चुअल कहानी पे। कोई कंडक्टर ले लिया मैंने, क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ होगा इसका, ऐसा है। कंडक्टर्स में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों। कंडक्टर्स में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मान लो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन सब ऐसे 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 बैठा हुआ है और इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहता है। तो एक सवाल जो मन में सबसे पहला सवाल उठता है कि अगर ये कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है, इलेक्ट्रॉन्स मूव भी कर रहा है, तो इसमें करंट जनरेट होना चाहिए था। क्या किसी कंडक्टर पे बिना कहीं कनेक्ट किए छूने से करंट लगता है क्या? नहीं लगता है। जबकि हमने तो बोला कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करने से करंट जनरेट होता है, करंट फील होना चाहिए था। तो फिर इसमें क्यों नहीं होता? इलेक्ट्रॉन तो मूव करते रहता है रैंडम मोशन में, करता नहीं करता है? तो क्यों नहीं? नेट डिस्प्लेसमेंट इनका 0 हो जाता है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो ऐसे वैसे ऐसे 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 मूव करके वापस यहीं पहुंच जाता है। यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें इसका, तो 0 हो जाता है बच्चों, अगर नहीं कनेक्ट किया किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ। तो अब सवाल आता है कि किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट किया तो क्या हुआ? अगर किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया, मान लो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, कोई बैटरी कनेक्ट कर दिया, लेट अस अज्यूम इसी कंडक्टर में। अब उससे क्या फर्क पड़ा बच्चों? उससे फर्क ये पड़ा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। मान लो कि इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसने जनरेट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही जनरेट हुआ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगा। किधर की तरफ? लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ। तो हम ऐसा मानते हैं कि करंट का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉन के साथ काम नहीं करते हैं, हम पॉजिट्रॉन, मान लो कि इसके पॉजिटिव चार्ज के साथ काम कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अगर इधर लेफ्ट की तरफ लग रहा है, तो मान लो कि ये प्लस चार्ज है, ऐसा एज्यूम किया गया कि एक प्लस चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ, ये फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स किसके बराबर होता है? QE, याद है? QE के बराबर होता है।
अब जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इससे क्या हुआ? क्या इलेक्ट्रॉन अब एक डायरेक्शन में मूव करने लग गया? नहीं। इससे हुआ ये कि इलेक्ट्रॉन का मोशन वैसा ही रहा, रैंडम जिगजैग मोशन, लेकिन थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। यानी कि ये अगर इलेक्ट्रॉन मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये मूव किया ऐसे 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 अपना जहां घूमना था घूमा, लेकिन लास्ट में जाके जब जहां रुका तो उनके बीच में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट मिला। मान लो कि ये एक्स है, तो ये जो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट मिला एक डायरेक्शन में, सारे इलेक्ट्रॉन का एक डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट मिलता है। इससे क्या होता है, अब एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा मूव किया तो वो क्या करेगा, अगले इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, अगले इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, ऐसे करके ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एक तरह से सोचो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है और वहां से हमको करंट का वैल्यू फिर मिलने लग जाता है। इस वाले चीज को क्या बोलते हैं, इसके बीच में मान लो कुछ एवरेज, यहां पे एवरेज वेलोसिटी 0 होता है, इस वाले सिचुएशन में एवरेज वेलोसिटी 0 होता है, लेकिन यहां पे जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसको हम लोग वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। नाम सुना होगा तुमने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब सुनो कहानी। अब क्या होगा अब हमको निकालना है कि करंट कितना प्रोड्यूस हुआ, क्या हुआ। उसके लिए मैं एक और डायग्राम बना दूं या फिर इसी में कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लो। मान लो कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ए इज एरिया, और इसका एक सेगमेंट कुछ ले लेता हूं, यहां से लेके यहां तक का ये सेगमेंट ले लिया। मान लो किसी टाइम टी पे, एट एनी टाइम टी, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे था, और टाइम डी टी यानी कि टी प्लस डी टी पे इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे यहां पे, इस वाले क्रॉस सेक्शन पे, यहां से लेके यहां तक। मान लो कि ये लेंथ कुछ है, ये लेंथ। अब हमें निकालना है सबसे पहले टोटल चार्ज कितना है उस वॉल्यूम में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्वांटिटी जो एज्यूम करते हैं सबसे पहले n, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मान लो इस वाले सेगमेंट में जो टोटल चार्ज था, टोटल इलेक्ट्रॉन्स बोल दो सबसे पहले, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो थे उनके नंबर को कुछ मैं n मान लेता हूं, n या फिर dn बोल देता हूं, छोटा सा है तो dn मान लेते हैं। ठीक, तो इस वाले सेक्शन में टोटल है dn इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल चार्ज कितना होता उस वाले सेक्शन में बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है e, तो dn इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है, dn इंटू e। सुनते जाना, वो इधर जान दो। n एक यूनिट है जिसको बोला गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि n जो है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि dn बाई dv बोल दो इसको, ऐसा मान लो। तो यहां से dn का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, n इंटू dv के बराबर आ जाएगा। अरे आएगा n इंटू dv, यानी कि dn इक्वल टू कितना, n इंटू dv। जरा इसका वॉल्यूम बताओ तो, इस वाले सेगमेंट का वॉल्यूम कितना आएगा। एरिया अगर a है और अगर इसको L मान लेते हो थोड़ी देर के लिए, इसका लेंथ यहां से यहां तक अगर तुमने L मान लिया, तो क्या A इंटू L इसका वॉल्यूम बन जाएगा। तो N इंटू A इंटू L का मतलब क्या, स्पीड कितना था इसका, एवरेज स्पीड जिसको हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला है vd, और ये टाइम इसमें कितना लगा dt, तो लेंथ किसके बराबर आएगा, v इंटू dt के बराबर आ जाएगा, vd इंटू dt के बराबर आ जाएगा। यानी कि dn का वैल्यू मिल गया NAVD इंटू dt। सुनते जाना, बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा समझने वाली चीज है। ये हो गया dn, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और हमने अभी अभी पढ़ा, क्या पढ़ा, टोटल चार्ज किसके बराबर है, dn इंटू e के बराबर है। अरे है ना, टोटल चार्ज इज dn इंटू e। तो अगर इसको e से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टोटल चार्ज मिल जाएगा dq, यानी कि dq जो होगा दैट विल बी इक्वल टू dn इंटू e, यानी कि dq जो होगा, dn का वैल्यू कितना आया, NAVD इंटू dt इंटू e। बोलो, इस dt को इधर ले आओ, तो dq बाई dt किसके बराबर आ गया बच्चों, NEAVD, और dq बाई dt को हम क्या बोलते हैं, I, NEAVD। N is number of electrons per unit volume, E is charge on electron, A is area of conductor and VD is drift velocity। पहले इसको लिखो इतना,
नोट करो तो। अब यहीं से हम ओम्स लॉ प्रूफ कर देंगे, इसी को आगे ले जाके। ओम्स लॉ का नाम सुना ही होगा, B इक्वल टू IR। तो यहां से करंट का वैल्यू मिल जाता है हमको NEAVD। हो गया? अब देखो, अब इसमें से थोड़ा सा इक्वेशन वगैरह अगर यूज कर लिया जाए। हमारा कंडक्टर ये था, ऐसा कुछ था, इसमें हमने मान लो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया था V। कंडक्टर का लेंथ थोड़ी देर के लिए मान लो L था। इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो, E और V में क्या रिलेशन था? E इक्वल टू dV बाई dr, याद है? यानी कि E इक्वल टू बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, ये होता है फॉर्मूला बच्चों। तो यहां पे देखो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस B है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो किसके बराबर होगा? V बाई L के बराबर होगा। ठीक है, सुनना। अब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, इधर लगेगा, तो उसका एक्सेलरेशन कितना आएगा बच्चे? इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो फोर्स कितना? फोर्स हो गया QE, नीचे लिखता हूं, चलो यहां लिखता हूं, फोर्स कितना लगेगा? E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E लगेगा। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? E इंटू E डिवाइडेड बाई M। सही बात। E को क्या लिख सकते हैं हम? V बाई L, और नीचे एक M और चल रहा है, ये एक्सेलरेशन आ गया इलेक्ट्रॉन के ऊपर, EV बाई ML। V पोटेंशियल डिफरेंस है, अभी ख्याल रहे। अब देखो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या लगाया जाए? V इक्वल टू U प्लस AT वाला फॉर्मूला, V इक्वल टू U प्लस AT। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो कितना आ जाएगा बच्चों? मान लो कि इसको टाइम लगा, उसको रिलैक्सेशन टाइम टॉ बोलते हैं, ठीक है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में। तो शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई नहीं किया होगा तो U का वैल्यू तो 0 होगा, इनिशियल स्पीड। एक्सेलरेशन लगा EV डिवाइडेड बाय ML इंटू उसको मान लिया टाइम जो लगा उसको ले लिया टॉ। ठीक, और तो यहां से हमको VD यानी कि एवरेज स्पीड को अगर हम देखें तो हमारे पास आया EV डिवाइडेड बाय ML इंटू टॉ। देखते जाना। अब ये वैल्यू उठा के मैं रख रहा हूं यहां पे, मेरे पास I का वैल्यू निकल के आया था NEAVD, यानी कि I इक्वल टू आ गया NEA, VD के जगह पे रख दिया मैंने EV डिवाइडेड बाय ML इंटू टॉ। ठीक है, अब यहां से क्या करें? V को इधर ले आओ, या फिर I को उधर ले जाओ, बाकी को इधर भेजो, सबको इधर लेके आओ। तो I इंटू इधर आ जाएगा ML डिवाइडेड बाई NEA और ये टॉ। ठीक, इक्वल टू कितना? V।
तो V बाई आई इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, V बाई आई इक्वल टू ml डिवाइडेड बाई एन ई टॉ इंटू ए, यही आया। और ध्यान से देखो तो ये सारा क्वांटिटी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ कंडक्टर कुछ दिया होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक मिनट हल्ला मत करो। तो ये पूरा का पूरा क्वांट ई स्क्वायर, एक ई छूट गया क्या कहीं पे? अच्छा, हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, किधर गया? यहां पे रखने के बाद एन ई ए वी डी, ई और ई स्क्वायर हो जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी गुड। एन ई स्क्वायर टॉ इंटू ए। तो यहां से क्या हो बच्चों, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, इसको हम क्या मान लेते हैं? आर, जिसको हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस। यानी कि यहां से पता लगा कि V बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड दैट कॉन्स्टेंट इक्वल टू व्हाट? आर। और इसी को हम लोग ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं, V इक्वल टू आई आर। तो ऐसा देख के फील आता है, जहां पे R का वैल्यू याद रखें, R का वैल्यू होता है ml डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टॉ इंटू ए। ये होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब ऐसा इसमें देख के फील आता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। क्या ऐसा होता है क्या बच्चों? अगर कोई तुमको बोल रहा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, क्या वो सही बोल रहा है? गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। V R के प्रोपोर्शनल नहीं होता है बच्चे। V बाई आई इज कॉन्स्टेंट, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। गलत फहमी में ना जिए। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाएगा उसके अकॉर्डिंग। समझ रहे हो बात को? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि V बाई आई का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसा दिमाग में मत रखना कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, V बाई आई इज इक्वल टू कांस्टेंट हमेशा। अब रही बात इस रेजिस्टेंस की, इधर हो गया था ना इधर वाला कहानी। अब देखो रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले को देखो। रेजिस्टेंस जो हमने निकाला, R इक्वल टू ml डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टॉ इंटू ए। इसमें ये जो क्वांटिटी है m बाई एन ई स्क्वायर टॉ, ये प्रॉपर्टी बच्चों मटेरियल का होता है। जो मटेरियल का हम बना रहे हैं कोई भी कंडक्टर, समझ रहे हो, ये उसका प्रॉपर्टी होता है। तो इसको एक नया नाम दे दिया गया, क्या? रो। रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बोलते हैं क्या? हाँ, रेजिस्टिविटी बोलते हैं शायद। तो ये एक आ गया, ये प्योरली प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है बच्चों। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब इसमें खास बात ये कि अगर रेजिस्टेंस को कुल मिला के देखा जाए तो हम लिख सकते हैं रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। ये फॉर्मूला हमको मिलता है रेजिस्टेंस का। रो मटेरियल का प्रॉपर्टी, लेंथ ऑफ कंडक्टर और उसका एरिया कितना है, रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। यानी कि अगर कोई बोले कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो क्या बोलोगे तुम? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है सबसे पहले तो मटेरियल पे, किसका बनाया गया है। दूसरा डिपेंड करता है लेंथ पे, फिर डिपेंड करता है उसके एरिया पे, और टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बदल जाता है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ बच्चों मटेरियल का प्रॉपर्टी बदल जाता है। क्या बदल जाता है? मटेरियल का प्रॉपर्टी बदल जाता है। यानी कि अगर कोई पूछे कि रो किस पे डिपेंड करता है, तो रो डिपेंड करता है एक तो मटेरियल पे, मटेरियल क्या है, और दूसरा टेम्परेचर पे। टेम्परेचर के साथ प्रॉपर्टी बदलते रहता है मटेरियल का। तो रो डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर, व्हाइल रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन मटेरियल, लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर। समझ में आया बात? तो ये फॉर्मूला बड़े काम का है, R इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए, रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अभी हम इसके ऊपर करेंगे, पहले नोट करो इसको। रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। V इक्वल टू आई आर में R इज रेजिस्टेंस, R कांस्टेंट होता है, हमेशा ध्यान में रखें।
कभी कंफ्यूज ना हो कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R या फिर I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, V और I आपस में एडजस्टेबल है, इस तरह से एडजस्ट होता है कि V और I, V डिवाइडेड बाई I का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, रेजिस्टेंस को हमेशा कांस्टेंट रखते हुए, जहां पे R का जो वैल्यू है वो रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए, जहां पे रो मटेरियल प्रॉपर्टी है और एल और ए कंडक्टर का एरिया और लेंथ हो गया, उसके हिसाब से वेरी करेगा। हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को तो बच्चे हम लाइट ही मानते हैं ना। हाँ, चला जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जैसे ही बात आया बच्चे, क्या क्या एग्जैक्ट लाइन क्या है, फिर से बोलो। स्पीड ऑफ कंडक्टर, सॉरी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along द कंडक्टर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरफ ही तो जाएगा वो, उसका इशारा तो उधर ही है। तो लाइट को तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान के ही पढ़ते हैं ना बच्चे। अरे तो दोनों मिलके प्रोड्यूस करेगा ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे ही पिक्चर में आया फिर तो वो लाइट के साथ ही आएगा उसका कहानी। हाँ बिल्कुल होगा। कहां पे पढ़ा तुम ये, कहां से पूछ रहे तुम उठा के? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है? अच्छा, डायरेक्ट लिख दिया ये लाइन। डायरेक्ट ये लाइन लिखा हुआ है क्या ऐसा? बाकी उसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा हुआ है कुछ भी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही प्रॉपर्टी है बच्चे ये। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब भी साथ में आता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है, तो उसको तो स्पीड ऑफ लाइट से ही पढ़ते हैं हम लोग। तुमको थ्योरी पढ़ना है, थोड़ा अच्छा बुक पढ़ो। एनसीईआरटी में थ्योरी बहुत बढ़िया नहीं है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम्स कर लो। थ्योरी पढ़ने के लिए तुम एक बार एचसी वर्मा या फिर रेसनिक हेलिडे का बुक उठाओ बच्चे। एसएल, लेकिन सबसे बढ़िया थ्योरी सबसे बढ़िया एनसीईआरटी में ना, वही तो बोल रहा हूँ, थ्योरी के लिए एनसीईआरटी पढ़ना ही नहीं है। वो तुम्हारा एक लाइन बोल के निकल जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा तुमको। रेसनिक हेलिडे में सबसे बढ़िया थ्योरी दिया हुआ है बच्चे फिजिक्स का। कभी अगर फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट जगे तो रेसनिक हेलिडे पढ़ा करो, बहुत बढ़िया है। चलो कुछ सवाल करते हैं पहले इस पे। हो गया लिखना सबका? एक तो सिंपल जो सवाल बनता है एक बार जल्दी से करके दिखा दो। चार्ज का एक्सप्रेशन दिया है टाइम में टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। आपको बोला सबसे पहले आई एवरेज निकालो, आई एवरेज बिटवीन टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 2 सेकेंड। एक तो ये निकालो, और उसके बाद इसी में निकालो आई इंस्टेंटेनियस एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। जल्दी से बता दो। तो ऐसा सवाल तुमने बहुत किया है, कराने की जरूरत मुझे नहीं है।
हो गया। आई एवरेज हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, है ना। यानी कि क्यू एट 0 से 2 सेकेंड में निकालना है तो क्यू एट 2 सेकेंड में लिख लो, माइनस क्यू एट 0 पे लिख लो, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। 2 सेकेंड पे चार्ज कितना बच्चों, 4 + 2 6, 6 + 1 7, माइनस 0 पे कितना 1, डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6/2 यानी कि कितना 3 एम्पियर। और अगर तुमसे बोलता, ये पहला हो गया, सेकेंड पार्ट में अगर तुमसे बोलता कि आई इंस्टेंटेनियस निकालना है तो आई इंस्टेंटेनियस के लिए डिफ्रेंशिएट कर दें बच्चे, कितना dq/dt, dq/dt कितना आ जाएगा बच्चों 2t + 1, कितने टाइम पे पूछ रहा है, t = 2 सेकेंड पे, तो यहां पे रख दो t = 2 सेकेंड, तो आई का वैल्यू आ जाएगा 2 × 2 + 1 कितना 5। खैर ये सवाल मुझे कराना नहीं चाहिए था, लेकिन खैर कोई नहीं। चलो अगला सवाल, एक कंडक्टर दिया है, मान लो इसका एरिया कुछ है a और इसका लेंथ दिया हुआ है l, ठीक। आपको बोल रहा है, लिख रहे हो ना, आगे लिखो, लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट, लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड keeping volume constant, then find resistance of new wire. Length of wire is doubled keeping volume constant, then find new resistance. सबसे पहले बताओ इनिशियल रेजिस्टेंस इसका कितना होगा, रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए, R1 बोल दो इसको। चलो अभी क्या किया बच्चे, वायर को वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए इसको दोगुना कर दिया, इसका लेंथ दोगुना कर दिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा क्या। अगर डायरेक्ट पता ना लगे तो मान लो कि इसका एरिया हो गया a डैश, लेट अस एज्यूम कि इसका एरिया है a डैश, वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी कि V1 = V2। इनिशियल वॉल्यूम कितना है बच्चों, कितना 4R1, बहुत बढ़िया। इनिशियल वॉल्यूम होगा बच्चों a × l, फाइनल वॉल्यूम एरिया a डैश है, लेंथ हो गया 2l, तो आप देखो तो a डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों a/2, ये तो उड़ जाएगा। तो न्यू रेजिस्टेंस को अगर हम R2 मान लें तो R2 का वैल्यू आने वाला है रो इंटू एल के जगह पे आ गया 2l डिवाइडेड बाय एरिया के जगह पे आ गया a/2, रो l/a। तो ध्यान से देखो तो R2 का वैल्यू ये 2 ऊपर जाके 4 बन गया इंटू रो l डिवाइडेड बाई a, और ये इनिशियल रेजिस्टेंस है, यानी कि न्यू रेजिस्टेंस जो होगा वो इनिशियल रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स हो जाएगा। याद भी रख सकते हो, छोटा सा चीज है कि R2 = n² × R1 होता है, और ये तब होता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। डायरेक्ट कभी भी ऐसा सवाल बोले कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, लेंथ को 3 गुना कर दिया, तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों 9R1 हो जाएगा, 4 गुना कर दिया तो 16 हो जाएगा। ये भी बच्चों वाला ही सवाल है। एक छोटा सा अच्छा सवाल करो, इसको नोट कर लो पहले। एक वायर है, इसका लेंथ ले लो L, एरिया है A, उसके बाद बोला कि इसका कुछ ये वाला पार्ट, इसका लेंथ x है, लेट अस अज्यूम दिस इज x। ये डायग्राम बनाओ, सवाल लिखो, मैं जो बोल रहा हूं। बोलूं, बोल रहा है कि द पार्ट x ऑफ द वायर इज हैमर्ड, यानी कि सिर्फ इतने पार्ट को पीट रहा है, पीट के लंबा करेगा इसको। द पार्ट x ऑफ द वायर इज हैमर्ड इन सच अ वे दैट
in such a way that total length of the wire becomes 1.5 L. The part X of the wire is hammered in such a way that total length of the wire becomes 1.5 L and the resistance of new wire becomes 3 times of initial resistance. फिर से बोल रहा हूं, the part X of the wire is hammered in such a way that the length of new wire becomes 1.5 L and new resistance becomes 3 times of initial resistance. Then find X. Find X. चलो बताओ. The part X of the wire is hammered in such a way that the total length of wire becomes 1.5 L. Total length of wire becomes 1.5 L and new resistance of wire becomes 3 times of initial resistance. 3 times of initial resistance. Then find X. लिख लिया? सवाल समझ में आया? ये टोटल लेंथ L था, एरिया A था, तो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना होता है बच्चों? R1 रो L बाई A. इसका काम हटाओ. अब आओ इस पे. बोला कि ये जो X पार्ट है इसको पीट के और लंबा कर दिया और इस तरह से किया, इसका लेंथ नहीं दिया है. बोला कि वायर का टोटल लेंथ पहले L था, अभी 1.5 L हो गया यहां से लेके यहां तक, और ये पहले भी L माइनस एक्स था, ये अभी भी L माइनस एक्स है. इसका एरिया अभी भी A ही होगा, लेकिन इसका एरिया कितना हुआ पता नहीं. मान लो कि A डैश हो गया इसका एरिया, और इसका लेंथ कुछ X डैश मान लेते हैं पीटने के बाद. चलो क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, लगाओ. क्या वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा बच्चों? सबसे पहले बताओ इसका रेजिस्टेंस आर न्यू किसके बराबर होगा? एक मिनट पहले इसका बताओ तो सही. इसका रेजिस्टेंस कितना होता है? रो इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ए. इसका प्लस इसका रेजिस्टेंस कितना होता है? रो इंटू एक्स डैश डिवाइडेड बाई ए डैश. और आर न्यू इक्वल टू 3R1 है, यानी कि 3 टाइम्स रो एल बाई ए इक्वल टू रो इंटू एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस रो इंटू एक्स डैश डिवाइडेड बाई ए डैश. बोलो कोई दिक्कत? अब इसमें हमको सबसे पहले एक्स डैश और ए डैश का वैल्यू निकालना होगा. एक्स डैश कैसे निकलेगा बताओ जरा. ये पूरा लेंथ जो है 1.5 L के बराबर है बच्चों, यानी कि L माइनस एक्स प्लस एक्स डैश मस्ट बी इक्वल टू कितना? 1.5 L. यहां से एक्स डैश निकलेगा, कितना आएगा देखो तो एक्स डैश का वैल्यू 1.5 माइनस L हो गया 0.5 L प्लस एक्स आएगा. ये एक्स डैश आ गया. अब ए डैश निकालने के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें, V इक्वल टू कांस्टेंट इस वाले पार्ट का. अरे इस वाले पार्ट का तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा ना, तो Vn इक्वल टू V2. इनिशियल वॉल्यूम इस वाले पार्ट का कितना होता बच्चों? एरिया A था और लेंथ x था, तो A इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू, इसका एरिया A डैश हमने मान लिया है और लेंथ को हमने x डैश मान लिया है. यहां से x डैश का वैल्यू उठा के रख दो ये, तो ax इक्वल टू a डैश इंटू एक्स डैश के जगह पे आ गया 0.5 L प्लस एक्स. यहां से a डैश कितना आएगा भाई?
ए डैश का वैल्यू आ जाएगा सर ax डिवाइडेड बाई 0.5l प्लस x। अब ये x डैश और a डैश का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रखो, इक्वेशन 1 में। तो 3 टाइम्स रो l डिवाइडेड बाई a मस्ट बी इक्वल टू रो इंटू l माइनस x डिवाइडेड बाई a प्लस रो इंटू x डैश के जगह पे आ गया 0.5l प्लस x डिवाइडेड बाई a डैश के जगह पे आ गया ax डिवाइडेड बाई 0.5l प्लस x। बोलो क्या मैं सही लिख रहा हूं? रो ए कैंसिल हो गया, रो ए कितना बचा भाई? इधर बचा 3l इक्वल टू यहां बचा है l माइनस एक्स प्लस ये ऊपर जाके देखो होल स्क्वायर बन गया 0.5l प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x निकालो तो कितना आएगा? 3l माइनस l हो गया 2l प्लस x इक्वल टू 0.5l प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई x को इधर ही ले आओ। क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर पाओगे? करना तो पड़ेगा। तो ये हो गया बच्चों x इंटू ये हो गया 2lx प्लस एक्स स्क्वायर। इधर देखो ये 1/2l है, 0.5l का होल स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 0.25l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो बन जाएगा ये lx। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2lx माइनस lx हो गया lx इक्वल टू 0.25l स्क्वायर। l से एक l कैंसिल, x का वैल्यू कितना आ गया? 0.25l या फिर l/4। अरे सही है क्या? तो इस तरह से आप, ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया था। हमको x का वैल्यू मिल गया l/4, यानी कि उसके 1/4 पार्ट को पीट के उसने लंबा किया था। नोट करो। अच्छा, एक बात जो ध्यान देने वाली है, ये लिखना हो गया। R इक्वल टू रो L बाई ए में L जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है बच्चों, है ना? और लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है वो लेंथ ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है। ध्यान से देखो डायग्राम में L जो है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट है, दिखाई दे रहा है। और एरिया जो होता है, एरिया A जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? परपेंडिकुलर, यानी कि जिधर करंट जा रहा है उसके परपेंडिकुलर एरिया, यानी कि ये वाला, दिस इज एरिया। यानी कि L जो होता है यहां पे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो एरिया दिखाई दे रहा है वो किधर होगा? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। समझ रहे हो बात को? अब इसमें ऐसे ऐसे सवाल आएंगे जिसमें तुमको देखना होगा कि लेंथ कौन सा है
और एरिया कौन सा लेना है हमको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे एक क्यूब बनाता हूं मैं सबसे पहले, तो ऐसा कुछ, ये क्यूब है, ठीक। मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये वाला एज लेंथ और ये वाला सी है। दिखाई दे रहा है। अब जरा इमेजिन करो, इसमें मान लो कि करंट इधर से इंटर कर रहा है नीचे से और करंट ऊपर से निकल रहा है आई, तो इसका रेजिस्टेंस क्या लिखने वाले हो तुम, बताओ। रो जो है मटेरियल प्रॉपर्टी, लेंथ क्या हो जाएगा इसका, लेंथ होगा बच्चों ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट यानी कि C और डिवाइडेड बाय एरिया इसके परपेंडिकुलर यानी कि इसका एरिया किसके बराबर होगा, A इंटू बी। दिखाई दे रहा है पक्का। मान लो करंट यहां से इंटर किया और यहां से निकला इस वाले से, बताओ जरा क्या होगा आई का वैल्यू, सॉरी आर का वैल्यू। रो लेंथ क्या हो जाएगा इस बार, ए, ये वाला लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, बार बार बोल रहा हूं लेंथ इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट यानी कि ये वाला ए डिवाइडेड बाय एरिया इसके परपेंडिकुलर यानी कि ये वाला सरफेस का एरिया कितना आएगा, BC। समझ गए बात को, लेंथ कौन सा लेना है और एरिया कौन सा लेना है। अब चलो तुम्हारी बारी। एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, इसका स्मॉलर रेडियस जो है वो R1 है और बड़ा वाला रेडियस जो है वो R2 है। ऐसा है। उसके बाद इसमें कहानी में क्या है, करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, ये भरा हुआ मटेरियल है, करंट इधर जा रहा है आई। बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, इसका लेंथ दिया हुआ है L ये वाला, बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या लिखोगे। रेजिस्टेंस होगा रो, लेंथ तो दिखाई दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट इधर ही है तो लेंथ हो गया L डिवाइडेड बाय एरिया क्या होगा, क्या R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 एरिया होगा ये वाला एरिया ना, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर है कि नहीं, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर ये होगा। मान लो कि तुम्हारे सामने यही सेम सिचुएशन होता, अगर यही सवाल होता फिर से, लेट अस अज्यूम सेम सवाल है, सेम सवाल, और इस बार करंट इधर जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या बोलते हो, सेम है R1 R2। इस बार रेजिस्टेंस क्या होगा, हट रो, फिर से बोलो रो R2 माइनस R1 और एरिया पाई L
R2 माइनस R1। क्या ये डायरेक्ट लिख देगा या इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पहले ये बताओ। अरे बोलो ना, क्या एरिया बदल रहा है बार बार, पहले ये सोचो, क्या एरिया बदल रहा है? तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, अभी दिखाता हूं, रुक जाओ। अरे देखो ना, क्या एरिया इसका चेंज नहीं हो रहा है क्या बार बार? जैसे जैसे आगे जा रहा है करंट, रेडियस वेरिएबल है ना। अरे उस वाले सेक्शन में क्या था, एरिया फिक्स था, ये और ये चारों तरफ से उतना ही एरिया में पास कर रहा था। लेकिन अभी जैसे जैसे आगे जा रहा है एरिया वेरिएबल है ना, एरिया वेरिएबल है तो क्या करना होगा बच्चों, क्या हमें इंटीग्रेशन की तरफ जाना होगा? तो क्या करें सोचो। इंटीग्रेशन क्या बोलता है कि एक काम करो, तुम सेंटर से, ऐसा डायग्राम था तुम्हारा, ऐसा कुछ डायग्राम है, ध्यान से देखना। यहां से एक काम करो, आर डिस्टेंस पे जाके एक पतला सा मान लो सिलेंडर, ऐसा dr थिकनेस का मान लो, हमने मान लिया इसका थिकनेस है dr, यानी कि ये वाले सिलेंडर को देखो बस तुम, ये वाला दिखाई दे रहा है। r डिस्टेंस पे जाके हमने dr थिकनेस का एक सिलेंडर मान लिया। अब जरा बताओ, इस वाले के लिए अगर मैं छोटा सा रेजिस्टेंस dr बोलूं तो किसके बराबर आएगा, बोलो? रो। इसके लिए लेंथ क्या है, करंट ऐसे जा रहा है, तो क्या लेंथ का वैल्यू dr के बराबर होगा डिवाइडेड बाई इसका एरिया कितना, इस वाले सिलेंडर का एरिया कितना, 2 पाई RL। अरे रेडियस R है और लेंथ तो L ही है, यह लेंथ L ही है, यही होगा। क्या क्या? अरे अभी हम ये सिलेंडर देख रहे हैं, बस ये वाला और ये वाला, तो इसका कितना होगा एरिया बच्चे? 2 पाई RL ही तो होगा इसका सरफेस एरिया। हमको यही एरिया तो लिखना है ना इस बार, 2 पाई RL। तो क्या करें हम, dr से अगर r निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dr, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू dr डिवाइडेड बाई 2 पाई RL। इसमें कांस्टेंट कौन कौन है बच्चों? रो डिवाइडेड बाई 2 पाई L कांस्टेंट है, बचा इंटीग्रेशन ऑफ dr डिवाइडेड बाई r। r का लिमिट बताओ कहां से कहां तक जाएगा, क्या R1 से लेके R2 तक जाएगा? तो R1 से लेके R2 तक इसका लिमिट चला गया, R1 से R2। और 1/r का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? 1/r का इंटीग्रेशन लॉग या फिर ln r, और लिमिट है इसका R1 से लेके R2 तक। तो ये वैल्यू आ जाएगा बच्चों रो डिवाइडेड बाई 2 पाई L ln, सबसे पहले अपर लिमिट रखोगे तो R2 माइनस ln R1, और log R2 माइनस log R1 को क्या लिख सकते हो? रो डिवाइडेड बाई 2 पाई L इंटू ln R2 बाई R1 लिख सकते हैं क्या इसको? तो ये रहा आपका रेजिस्टेंस बच्चों। तो कभी भी ऐसे अगर वेरिएबल आ जाए कहानी तो आपको इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा, डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते हो। और ऐसे सवाल ही पूछे जाते हैं जनरली, डायरेक्ट वाला आएगा, लेकिन ये सवाल जब आ जाएगा तो मजा आ जाएगा फिर जीवन में। मैं तुम्हारे लिए 2 होमवर्क देता हूं, नोट करो तुम इसको पहले। स्फेरिकल सेल है मान लो, ऐसा, ये रेडियस है R1, ये रेडियस है R2, ये मटेरियल है,
इसमें करंट कैसे जा रहा है, अंदर से बाहर जा रहा होगा। अगर इसका करंट का डायरेक्शन ये है, ऐसा आई बाहर की तरफ, ठीक है, तो आपको निकालना है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। और दूसरा एक बहुत पॉपुलर सवाल है, तुमने देखा भी होगा, ये सवाल देखा है क्या तुमने? हाँ, HCV का ही सवाल है बच्चे, सही पहचाना। एक बाल्टी जैसा है स्ट्रक्चर और इसका रेडियस दिया हुआ है R1 और इसका रेडियस दिया हुआ है R2 इस वाले एंड का, और इसका लेंथ दिया हुआ है L यहां से लेके यहां तक। ठीक, फिर से कहानी वही है, करंट का डायरेक्शन दिया है, यहां से यहां इधर जा रहा है करंट का डायरेक्शन, आपको इसका रेजिस्टेंस बताना है। कर लोगे? दोनों इंटीग्रेशन के हेल्प से होगा बच्चों, डायरेक्ट मत लिखना, ठीक है ना। इसमें क्या करोगे, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं, R पे जाके dr थिकनेस का एक स्फीयर मानोगे, समझ रहे हो बात को, और इसमें x डिस्टेंस पे जाके dx थिकनेस का एक मान लेना, पतला सा डिस्क बनेगा एक, उसके ऊपर काम करना है, और उसके बाद इंटीग्रेशन, डाउट होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास बताऊंगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।